नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष टॉपिक का अध्ययन करते हैं। मगध का परिचय। मगध के उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा नदी, दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला, पश्चिम में सोन नदी बहती थी। मगध के उत्कर्ष के कारण एक नंबर, मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह अथवा गिरिवर्ष थी, जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि राजा को प्राकृतिक सुरक्षा उपलब्ध करवाती थी। वहीं पाटलिपुत्र सोन, गंगा, गंडक नदियों के क्षेत्र में स्थित थी। दो प्रारंभिक लोहे की खानें मगध में थी। लोहे से शस्त्र अस्त्र का निर्माण हुआ और कृषिगत औजार बनते थे। वन्य जंगल क्षेत्र, लकड़ी, रथ, जंगल युद्धों में सहायक उच्च नस्ल के हाथी जंगलों में रहते थे। 4 मैदानी जलोढ़ क्षेत्र। मगध का क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से उन्नत स्थिति का था। 5 मगध के योग्य शासक और उनके योग्य उत्तराधिकारी थे। मगध, जिन्होंने मगध पर शासन किया, उनमें वंश की बात करें, पुराणों के अनुसार बृहदर्थ, प्रद्योत, शिशुनाग, नंदवंश ने शासन किया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश ने मगध पर शासन किया था। हर्यक वंश का कार्यकाल 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के मध्य था। शिशुनाग वंश का कार्यकाल ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के मध्य था। नंद वंश ने 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के मध्य तक शासन किया था। मगध के राजवंश। पुराणों एवं महाभारत के अनुसार मगध का प्राचीनतम राजवंश बृहदर्थ राजवंश था। मगध की राजधानी गिरिवर्ष थी, जिसके अन्य नाम बृहदर्थपुर, कुशागरपुर, वसुमती, मगधपुरी कहा जाता है। शासक जरासंध ने राजधानी बनाया था। बृहदर्थ राजवंश का संस्थापक बृहदर्थ था। हर्यक वंश ने 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। बिंबिसार ने 545 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार के पिता का नाम साहित्यों में अलग अलग मिलता है। टर्नर ने बताया है कि बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिय था। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि बिंबिसार के पिता का नाम क्षेत्रोजस था। दीप वंश में बताया गया है बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था, जबकि तिब्बत साहित्य में बिंबिसार के पिता का नाम महापद्म बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ महावक के अनुसार बिंबिसार ने 500 विवाह किए थे। इनमें प्रमुख विवाह एक वज्जी संघ से विवाह किया था। लिच्छवी शासक की पुत्री चेलना से विवाह किया, जिससे मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई और वेश्यालय से कर मुक्त व्यापार होने लगा। कौशल संघ से विवाह प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया, जिससे 1 लाख वार्षिक आय वाला क्षेत्र दहेज में मिला, का क्षेत्र मिला। कुरु प्रदेश के मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। क्षेमा ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। विदेही वासनी बिंबिसार की पत्नी अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार को कारागार में डालने पर प्रतिदिन भोजन देने जाती थी। वेश्याली की आम्रपाली नगरवधु थी। मगध की शीलवती नगरवधु थी। वेश्याली की आम्रपाली का पुत्र जीवक था। जीवक का गुरु तक्षशिला के शिक्षक ऐत्रेय थे।
बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को चंड प्रद्योत के दरबार में चिकित्सा हेतु भेजा था और इसके कारण अवंती के साथ बिंबिसार के प्रगाढ़ संबंध हुए। राजवेद्य जीवक सालवती गणिका का पुत्र था, आत्री ऋषि का शिष्य था। बिंबिसार के दरबार में दूत भेजे थे रुद्रायन सिंध का शासक और गांधार का पुष्कर रसिनी ने। आक्रमण अंग प्रदेश का शासक बृहदत्त को पराजित किया और इसके स्थान पर राजकुमार अजातशत्रु को यहाँ का उपराजा या वायसराय बनाया। उक्त नीतियों से साम्राज्य सुरक्षा एवं विस्तार संभव हुआ। इस प्रकार हर्यक वंश को मगध उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कहने का अर्थ यह है, मगध उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक किस वंश को माना जाता है तो वह हर्यक वंश है। प्रशासन बुद्धघोष व महावक के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। बुद्धचर्य के अनुसार इसका क्षेत्रफल 300 योजक था, जो कि अजातशत्रु ने बदलकर 500 योजक कर दिया। राय चौधरी ने कहा है कि बिंबिसार की अंग विजय के साथ मगध का उत्कर्ष आरंभ हुआ और अशोक के अस्त्र शस्त्र त्याग के साथ पतन आरंभ हो गया। यह राय चौधरी ने कहा है। केंद्रीय प्रशासन राजधानी गिरिवर्ज से संचालित होता था। यह क्षेत्र वज्जी संघ से असुरक्षित था, इस कारण राजगृह को राजधानी बनाया गया। बिंबिसार पहला शासक था जिसने मगध में व्यवस्थित प्रशासन आरंभ किया। 4 उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की। इन्हें राजभट कहा जाता था। सामान्य प्रशासक स्वार्थक महामात्र कहलाता था। न्यायिक अधिकारी व्यवहारिक महामात्र कहलाता था। कर वसूलने वाला अधिकारी उत्पादन महामात्र कहलाता था और सेनापति सेना नायक कहलाता था। हर्यक वंश पितृहंता वंश कहा जाता है। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से 2 बार भेंट की थी। अजातशत्रु ने 412 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। जैन ग्रंथ में अजातशत्रु का नाम कुणिक चेलना पुत्र कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ में विदेही पुत्र पितृहंता कोसला देवी पुत्र कहा गया है अजातशत्रु को। जातक ग्रंथों में देवनाम प्रिय अशोक चंड नाम मिलता है अजातशत्रु का। महात्मा बुद्ध के भाई देवदत्त के कहने पर बिंबिसार को अजातशत्रु ने जेल में डाल दिया था। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार ने आत्महत्या की थी और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार की अजातशत्रु ने हत्या की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्रंथ मानते हैं कि बिंबिसार ने आत्महत्या की थी, तो यह जैन ग्रंथ मानते हैं। अजातशत्रु का साम्राज्य विस्तार। कौशल से युद्ध। बिंबिसार की मृत्यु के बाद वियोग में कौशल देवी की मृत्यु हो गई। कौशल देवी प्रसन्नजीत की बहन थी। प्रसन्नजीत ने काशी को वापस ले लिया, जो कि विवाद का कारण बना। इस विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। पहले प्रसन्नजीत पराजित हुए, तत्पश्चात अजातशत्रु पराजित हुए। अंततः प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करवा दिया तथा काशी का मगध में पूर्ण विलय करके विवाद समाप्त किया गया। प्रसन्नजीत की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने भांजा व दामाद की हैसियत से कौशल का पूर्ण विलय मगध में किया। अजातशत्रु प्रसन्नजीत का भांजा था क्योंकि वह प्रसन्नजीत की बहन से पैदा हुआ था। अजातशत्रु प्रसन्नजीत का दामाद था क्योंकि अजातशत्रु का विवाह प्रसन्नजीत की पुत्री से हुआ था। वज्जी संघ से युद्ध। जैन ग्रंथ
उवासंग दसाओं के अनुसार बिंबिसार ने अपने चेलना पुत्र हल को शेषनग हाथी तथा बेहल को 18 लड़ियों का हार दिया था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने हाथी व हार वापस मांगे तो हल और बेहल अपने ननिहाल चले गए। उनका ननिहाल वज्जी संघ में था। वज्जी व मगध के मध्य विवाद का कारण बना। बौद्ध ग्रंथ सुमंगल विलासिनी के अनुसार कौशल व मगध के मध्य हीरों की खान थी, जो मगध व वज्जी के मध्य विवाद का कारण बनी। अन्य व ठोस कारण गंगा नदी पर राजगृह से पूर्व वेश्याली स्थित था। इस कारण व्यापारियों से चुंगी वेश्याली में ही वसूल की जाती थी। इससे मगध के राजस्व को क्षति होती थी। इस कारण मगध वज्जी विवाद हुआ था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में अभेद्य दुर्ग का निर्माण करवाया और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उदयन ने बनाया था। यहाँ बताया गया है कि अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण करवाया था और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उदयन के द्वारा बनाया गया था। पाटलिपुत्र का निर्माण सुनिधि व वस्कार के निर्देशन में हुआ था। महात्मा बुद्ध के स्वागत के लिए अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में गौतम द्वार बनवाया था। महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी पाटलिपुत्र भविष्य में महान नगर बनेगा, परंतु आग, जल या आपसी कलह के कारण यह नगर नष्ट हो जाएगा। आगे चलकर उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को महात्मा बुद्ध से परामर्श करने राजगृह भेजा और परामर्श ये करना था कि वज्जी को किस प्रकार से विजित किया जाए। महात्मा बुद्ध ने आनंद के माध्यम से 7 प्रश्नोत्तर के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से वस्कार को संकेत दिया कि वज्जी संघ की एकता, संगठन, सद्भावना ही शक्ति है, जिसको खंडित किए बिना वज्जी संघ पराजित नहीं होगा। यहाँ बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने संकेत में बताया कि यदि वज्जी संघ को जीतना है तो इसके लिए वज्जी संघ की एकता, संगठन और सद्भावना को समाप्त करना होगा। तत्पश्चात अजातशत्रु के मंत्री वस्कार व सुनिधि के माध्यम से उपलापन यानी कूटनीति तथा भेद नीति अपनाई गई। यह अट्ठकथा के अनुसार तत्पश्चात वस्कार को दूत के रूप में वेश्याली भेजा गया। वस्कार ने 3 वर्ष तक रहकर वेश्याली की एकता, संगठन एवं सद्भावना को खंडित किया। तत्पश्चात अजातशत्रु ने वज्जी संघ के 36 राजाओं पर आक्रमण किया, जिनमें 9 लिच्छवी, 9 मल्ल और 18 काशी कौशल के थे। इस प्रकार 16 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा और इस संघर्ष में अंतिम रूप से अजातशत्रु की विजय हुई। अवंती से युद्ध। अवंती के शासक चंडप्रद्योत के भय से राजगृह को दुर्गीकृत करवाया। वत्स से संबंध। वत्स ने उदय की पुत्री पद्मावती से विवाह किया था। अजातशत्रु की धार्मिक नीति। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे, परंतु बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अजातशत्रु वेश्याली में महावीर स्वामी से सहपरिवार मिले और उनकी प्रशंसा की थी। अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में चैत्य बनवाया तथा 18 विहारों का जीर्णोद्धार किया। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से भेंट की थी। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, मखलीपुत्र गोसाल तीनों को निर्वाण अजातशत्रु के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु के बाद में उदयन या उदयभद्र ने शासन किया।
उदयभद्र ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। साहित्य में उदयभद्र को पितरहंता कहा गया है। जैन साहित्य में उदयभद्र को पद्मावती का पुत्र और पितृभक्त बताया गया है। उदयन अजातशत्रु के समय चंपा का उपराजा था। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर, कुसुमध्वज, पुष्पध्वज मिलता है। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। पाटलिपुत्र में जैन चैत्य बनाया था। यहाँ से यक्ष की मूर्ति मिली। केपी जायसवाल ने यक्ष की मूर्ति को उदयभद्र की मूर्ति बताया है। अवंती नरेश पालक के दूत ने छुरा घोंपकर उदयन की हत्या कर दी थी। बौद्ध स्रोतों के अनुसार उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक, नागदासक कर्म से शासक बने और इन तीनों को भी पितरहंता कहा गया है। नागदासक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। पुराणों व कथा कोश में नागदासक को दर्शन नाम दिया गया है। भास परिशिष्ट पर्व में दर्शक को अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बताया गया है। शिशु नागवंश हर्यक वंश की तरह नागवंशीय क्षेत्रीय थे। पुराणों में उल्लेख मिलता है। लिच्छवी शासक व वैशाली के नगर वधु से उत्पन्न थे। महावंशीय टीका में उल्लेख मिलता है। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शिशुनाग ने नागदासक की हत्या करके बनारस के उपराजा शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग नागदशक का अमात्य भी था। वज्जियों पर नियंत्रण रखने हेतु अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की थी। अवंती वर्धन को पराजित करके अवंती का मगध में विलय किया, क्योंकि वत्स अवंती का भाग बन चुका था। इस प्रकार अवंती के साथ वत्स स्वतः ही मगध का भाग बन गया। इसके बाद कालाशोक शासक बने। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक ने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया था। सिंहली अनुश्रुति में कालाशोक नाम दिया गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कालाशोक की विचरण करते समय अज्ञात ने छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी। यह कॉर्टियस और हर्षचरित्र में उल्लेख मिलता है। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने 22 वर्ष तक शासन किया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन था। नंदवंश ने 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया था। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार महापद्मनंद एक लोभी, अधार्मिक व्यक्ति था। जैन ग्रंथ आवश्यक चूर्णी परिशिष्ट पर्व के अनुसार महापद्मनंद नाई समाज का था। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका के अनुसार महापद्मनंद अज्ञात कुल या डाकुओं के गिरोह का अधिपति था। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। मुद्रा राक्षस के अनुसार महापद्मनंद अभिजन बताया गया है। कर्टियस के अनुसार महापद्मनंद नाई था, जो रानी का प्रेम पात्र बना। उसके बाद राजा का वध करके नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद की उपाधियां महापद्म, कमल के समान विस्तृत संगठित सेना का मालिक महापद्म कहलाता है। 2 उग्रसेन, 3 सर्वक्षांतक, 4
एक राट, एक छत्री, 5 अनुलंघन, 6 कली का अंश, 7 भैरव, यह महापद्मनंद की उपाधियां थी। मत्स्य पुराण में महापद्मनंद को 10 वंशों का विनाशक कहा जाता है। महापद्मनंद की 10 विजयों की जानकारी मिलती है। 1 इक्ष्वाकु वंश। सोमदेव के कथा सरित सागर से जानकारी मिलती है कि अयोध्या में नंद वंश की सेना निवास करती थी। कलिंग विजय। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि नंद वंश ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया और कलिंग से जिनसेन की मूर्ति लेकर मगध वापस चला गया। 5वें व 12वें वर्ष कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अस्मक्षेत्र मगध का पहला शासक जिसने दक्षिण में भी अपनी पताका फहराई थी। 4 पांचाल, 5 काशी, 6 कुरु, 7 मिथिला, 8 सूरसेन, 9 है, 10 वित्रिहोत्र, इन पर विजय प्राप्त की थी। कर्टियस ने कहा है कि महापद्मनंद के पास 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल सैनिक और 3,000 हाथी की सेना थी। धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहा है। जेनोफोन के अनुसार धनानंद धनी व्यक्ति था। कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार 80 करोड़ राशि को गंगा नदी क्षेत्र में छिपा रखा था। 11 करोड़ स्वर्ण मोहरें थी। यह बात कथा सरित सागर में उल्लेखित है। तमिल ग्रंथ मामूलनार ने नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख किया है। इस प्रकार धन हड़पने के कारण जनता के असंतोष के पात्र बने चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। कहने का अर्थ यह है, नंद वंश के बाद में मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश के शासक जैन मत के पोषक थे। महापद्मनंद द्वारा कलिंग से आदि जिन की मूर्ति लाया था। महापद्मनंद का मंत्री कल्प जैन माना जाता है। जैन था। माना जाता है कि कल्प के परामर्श से क्षत्रियों का संहार हुआ था। धनानंद का मंत्री सकटाल भी जैन था। मुद्रा राक्षस के अनुसार नंदवंश जैन धर्म के मानने वाले थे। कथा सरित सागर के अनुसार नंद काल में पाटलिपुत्र में सरस्वती का आवास था। यानी पाणिनि, वर्ष, उपवर्ष, व्याधि, कात्यायन, वररुचि यह पाटलिपुत्र में निवास करते थे। माप तोल की नवीन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। सोना साइबेरिया से आयात करते थे। पुराण, जैन, बौद्ध ग्रंथ 9 नंदों का शासन बताते हैं। 9 नंदों का शासन महापद्मनंद से लेकर धनानंद तक था। नंद वंश का प्रथम शासक महापद्मनंद था और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद के बाद में मौर्य वंश का प्रारंभ हुआ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।